देश के सबसे बड़े राज्य में चुनावी हलचल शुरू हुई तो उसके समानांतर एक और बहस शुरू हो गई। हर चुनाव में वो बहस थोड़ी बहुत चलती थी, लेकिन इस बार वो बहस थोड़ा बड़े फलक पर दिखाई दी। ब्राह्मण वोट किधर जाएगा? सारे दलों ने अपनी अपनी ढंग से रणनीति बनानी शुरू की, खासतौर पर ब्राह्मणों को फोकस करके। अब किसी ने परशुराम की मूर्ति लगाने की घोषणा की, कुछ ने लगाई, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, किसी ने अयोध्या की राह पकड़ी तो किसी ने वृंदावन की राह पकड़ी। और कोशिश ये हुई कि एक माहौल ऐसा बने कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौती दोहरी थी। एक तो उसको बाकी जो पार्टियां ब्राह्मण वोट के लिए लड़ रही थी उनसे कॉम्पिटिट करना, और दूसरा उसके ऊपर जो आक्षेप लग रहा उस आक्षेप से मुक्ति का रास्ता खोजना कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज। और मजे की बात ये देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन कह के तो शायद किसी पार्टी ने ऐसी तो इस थेथरई से तो पार्टियां बची, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से उसका नाम प्रबुद्ध सम्मेलन दे दिया, किसी ने बुद्धिजीवी सम्मेलन दे दिया। बेसिकली मूलतः वो ब्राह्मण सम्मेलन थे, खांटी ब्राह्मण सम्मेलन। तो सतीश जी गए तो उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन कर दिया, भाजपा ने मान लीजिए बुद्धिजीवी सम्मेलन कहा होगा, किसी ने सद्भाव सम्मेलन कहा होगा। इस ढंग से मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए सारी पार्टियों को बुलाकर, और दो तीन चीजें समझने के लिए बहुत जरूरत है इस वक्त। क्या उत्तर प्रदेश में हाल के कुछ चुनावों में पिछले ऐसा देखने में आया है सच में कि ब्राह्मणों ने एन ब्लॉक वोट किया हो? क्या हुआ है ऐसा? क्या ब्राह्मण वोट जैसी कोई अवधारणा है? क्या जैसी पॉलिटिकल अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की है, क्या वैसे उसके आसपास भी ब्राह्मण वोट की है? वो कंसोलिडेशन है? या ब्राह्मण वोट एक मिथकीय अवधारणा है? यह भी समझना बहुत जरूरी है। और 1931 जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त आखिरी बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसके बाद से जनगणना नहीं हुई। अब कितना ब्राह्मण है, कितना ठाकुर है, कितना बनिया है और कितना कायस्थ है, इसका अंदाज ही लग सकता है। सपा के पास हो सकता है आंकड़ा 12% का हो, भाजपा के पास 11 का हो, बसपा के पास 8% का हो, कांग्रेस के पास 9% का हो, क्योंकि किसी के पास एक आंकड़ा है नहीं। और इस मसले को समझने के लिए कि ब्राह्मण वोट है या नहीं, और है तो फिर किससे नाराज है और किससे खुश है, और क्या मूर्ति लगाने से या त्रिशूल बांटने से ब्राह्मण खुश होता है? फैजान खान जी, आपकी पार्टी ने भी इसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया, सतीश जी को आगे किया, वो अयोध्या गए, और वो अलग विषय है डिबेट का कि अयोध्या भी इस दौर में उन लोगों की भी आस्था का केंद्र हो गई जिनकी आस्था का केंद्र नहीं रही कभी ज़्यादा, उनकी भी हो गई, और जिनको अयोध्या से थोड़ा परहेज भी था वो भी वहाँ गए। और केजरीवाल जी को देखिए, उन्होंने पूरी हनुमान चालीसा खड़े होकर पढ़ी है ना। तो अच्छा है, देश में धर्म का प्रचार बढ़ रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी तो उसकी एक जो स्थापना हुई, उसकी जो व्यावहारिक शैली रही राजनीति की, उसमें तब तक पंडितों का कहीं कोई शोर मैंने नहीं सुना। जब पिछली बार मायावती जी जब सरकार में आई थी 2007 वाले में, तब मैंने सुना कि सोशल इंजीनियरिंग हो गई और ब्राह्मण प्लस दलित मिलके हाथी नहीं गणेश है, हाथी शंख, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, ये मैंने सुना। अब मैं सुन रहा हूं कि वही बसपा उसी सोशल इंजीनियरिंग को रिक्रिएट कर रही है। कहां तक हुआ रिक्रिएशन? अमिताभ जी, सबसे पहले मैं बता दूं, आपने पार्टी की बात की 2007 से। आदरणीय बहन जी का शुरू से ये नारा रहा है, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पे। दूसरी बात आपने कही जो हमने अयोध्या से स्टार्ट किया,
हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जब इस बात को बहन जी से कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ, खास तौर से अभी आपने जो बात कही मैं उसके हिस्ट्री बता दूं कि क्यों ये ब्राह्मण समाज का एक नाम आया इस चुनाव में। खास तौर से सोशल इंजीनियरिंग की बात तो 2007 में आई थी, वो मैं साफ तौर से आप सबके सामने इस बात को कह रहा हूँ, जो दबी आवाज़ में हर मोहल्ले, हर चौराहा, हर समाज में ये बात उठता है। भारतीय जनता पार्टी से उठ कर कहीं ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगता है कि वो एक खास तौर से कम्युनिटी है ब्राह्मण समाज जिसके वो एंटी रहते हैं। ये अमिताभ जी मैं मन से कह रहा हूँ इस बात को, दबी लैंग्वेज में गोरखपुर से लेके हर जगह इस बात को आता है। अब ये कहाँ तक सत्य है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप 5 साल का इनका कार्यकाल देखेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, तो आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह से एक कम्युनिटी को खास तौर से निशाना बनाया गया, टारगेटेड किया गया, उस बात पे ये लाजमी उठता है कि ये बात उठेगी ब्राह्मण समाज में, उस समाज में, कि क्यों ऐसा हमारे साथ परमानेंट हुआ जा रहा है, निशाना लगातार 5 साल में इस गवर्नमेंट को बनाया जा रहा है और बनाई जा रही है। लिहाजा जब उन्होंने इस बात को रखा आदरणीय बहन जी से, तो बहन जी का साफ तौर से मैं आज भले मंच में आपके इस मंच से कह सकता हूँ कि वो चाहे कोई भी समुदाय जाति हो, किसी के भी आस्था को ठेस पहुँचाने का काम आदरणीय बहन जी ने कभी नहीं किया। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे हिंदू समाज में आप दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, सारे समाज की वो आस्था की इज्जत करती हैं। और ये खुलेआम मैं इस बात को कह सकता हूँ अमिताभ जी आपके चैनल से कि वो तब तक जब तक वो भारत के संविधान के ऊपर ना उठने लगे। ठीक बात है, लेकिन ना इतनी सरल बात होती तो मेरी समझ में क्यों नहीं आई, मुझे अपने पे भी कोफ्त हो रही है। कई बार मैं सोचता हूँ कि यार ठाकुर सम्मेलन नहीं हो रहा, बनिया सम्मेलन नहीं हो रहा, कायस्थ सम्मेलन नहीं हो रहा, ये भी जातियाँ अच्छी खासी फल फूल रही, फली फूली हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही मतलब 90% हो प्रदेश में, वही किसी नहीं मतलब आपने एक बात और कही बहुत अच्छी बात, मसला थोड़ा उतना मैं एक सेकंड ले लूँ आपका। एक बात आपने बहुत अच्छी कही, जैसे मनीष जी ने भी कहा, तो शायद मेरे ख्याल से आप ही के जहन में नहीं सबके जहन में आने लगा जब इन्होंने कहा 2014 के बाद 1947। तो अब हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि 1947 के बाद, जैसा कि अब आप लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, सबने इस बात को कहा कि कंगना रनावत जी ने जो कहा मैं उस बात को नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन आज प्रवक्ता मनीष जी इस बात को कह दिए कि 2014 के बाद क्या मतलब, क्या देश आजाद नहीं हुआ? क्या 15 साल गुजरात में मानिए मोदी जी गुजरात में गुजर नहीं रहे? करने की जरूरत भी नहीं समझता, वो हास्य का विषय है, आया सुना हंस दिए, बात खत्म हुई। अब उनकी बात पर क्या चर्चा करेंगे? दुजेंद्र त्रिपाठी जी, ब्राह्मणों पर जब भी मैंने कांग्रेस से चर्चा की तो कांग्रेस ने एक बात कही कि भैया बाकी सबकी छोड़ो, आप ये बताओ ब्राह्मण मुख्यमंत्री किसने दिया हमारे अलावा? एक ये तो आपके पास एक ऐतिहासिक धरोहर है पंडित नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। ताजे प्रकरण में भी कुछ कांग्रेस कर रही है हलचल ब्राह्मणों को लामबंद करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए? नहीं, हमने तो, आपने पंडित नारायण तिवारी की बात की, हमने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं। सवाल आपका मुद्दा है आज ब्राह्मण वोटों की बात आपने कही, आपने सबसे पहले विकास दुबे की बात की। यहाँ विकास दुबे की बात नहीं है, खुशी दुबे की बात है। उस पर हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसके विषय में क्या सोचती है। सवाल आपने ये भी कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने कहा कि कठिन समय में भी ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत नहीं होता है। तो अब वो तो राष्ट्र धर्म है उसका, वो राष्ट्र के विषय में सोचता है, जिस राष्ट्र में सभी लोग आते हैं उसके विषय में वो सोचता है, हमें नहीं लगता कोई गुनाह है। आपने ब्राह्मणों के विषय में पूछा, तो कांग्रेस तो कहीं भी ब्राह्मणों का सम्मेलन नहीं कर रही है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्या ब्राह्मण किसी सम्मेलन के करने से प्रभावित होगा? क्या उसके खुद के अपने विचार नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है? उसकी अवधारणा क्या है? वो राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र में सभी लोग आते हैं, वो जातियाँ सभी आती हैं। आपने ब्राह्मणों की बात की तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा मुसलमानों में सुन्नी और शिया की बात उन्होंने की। यहाँ पर वो कौन सा प्रसंग था, किसकी वजह से वो कहा गया? आपको एक बार इनको टोकना चाहिए था कि बात ब्राह्मणों की हो रही है और फिर जाकर के वहीं पर धर्म पर और जातियों पर सारी बातें अगर ठहर जाएंगी, इसका मतलब विकास जो पीछे रह गया है, बेरोजगारी जो पीछे रह गई है, तो हमें लगता है कि बीजेपी ब्राह्मण की बात उठा करके इन सारी चीज़ों पर पर्दा डालना चाहती है। और हम तो ये कहते हैं कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हुई, जहां पर पूर्वांचल सबसे पिछड़ा हुआ है,
हमारे मुख्यमंत्री को, जिसके उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी ने चुना है, उनको किस तरह से वहां पर सड़क पर दौड़ाया गया, उस देश के प्रधानमंत्री ने उनको जिस तरह से दौड़ाने का काम किया, हम खुद ही शर्मसार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है। अब उस पर सफाई देने से, उनके कंधे पर हाथ रखने से वो बातें नहीं मिटती हैं। तो इन सारी चीजों के अलावा हम तो यही कहते हैं कि अगर विकास की बात करना हो तो खुशी दुबे की बात करिए। विकास दुबे की बात की जगह जो है खुशी दुबे की, उसका जवाब भारतीय। और इसके अलावा एक लाइन में अपनी बात खत्म करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की बात कैसे करेगी जिनके शासन में 750 ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए हैं? उसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है? ठीक है द्विजेन जी, एक मैं मनीष शुक्ला के पास जाऊंगा, उन पर कुछ भाजपा पर जो आरोप लगे उस पर उनसे सफाई मांगूंगा, लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहूंगा। ये ओवैसी साहब भी बड़ा आंकड़ा गिनाते हैं कि इतने एनकाउंटर, इतने मुसलमान उसमें। ये मीमांसा बंद करिए। एनकाउंटर सही या गलत हो सकता है, उसको ठाकुर बामन, कायस्थ, कोरी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, बसपा, सपा, भाजपा में मत बांटिए भाई। नहीं, आप ब्राह्मण की बात हो रही है, ब्राह्मण भी इंक्लूडेड ब्राह्मण बांटेंगे, और आप ओवैसी जी की बात ला करके आप भी एक एजेंडे को सेट मत करिए। ठीक है, ओवैसी नहीं है। ठीक है। एनकाउंटर या तो विधि सम्मत हो सकता है या फेक हो सकता है। ठीक, जाति से ना उसका गुरुत्व घटता है ना बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना जातीय धर्म से। मनीष शुक्ला, 2 आरोप आप पर लगे, मेरे ख्याल से दोनों सुन लिया आपने। हाँ, देखिए, लोकतंत्र का इतिहास देखेंगे, अगर 47 के बाद की ही बात करते हैं, तो जो जाति और धर्म वोट बैंक बनी तो विकास के दौड़ में वो पिछड़ गई। चाहे जो जाति और धर्म हो, मैं धर्म का भी नाम नहीं लेता, उस जात का भी नाम नहीं लेता है। और अगर ब्राह्मण की मीमांसा जात के अनुसार करनी है तो ब्राह्मण तो चाणक्य बन के चंद्रगुप्त बनाता आ रहा है या दधीची बन के अपनी हड्डियों को दान करता आया राष्ट्र सेवा के लिए। और जब राष्ट्र सबल और समृद्ध होता है, प्रदेश सबल और समृद्ध होता है, तो ब्राह्मण का विकास अपने आप हो जाता है। जब 4.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता से सरकारी विभागों में मिलती हैं तो सभी जातियों को मिलती है, उसमें ब्राह्मण को भी उसका प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जब 3 लाख संविदा के आधार पर नौकरियां मिलती हैं सरकारी विभाग में, या 2 करोड़ एमएसएमई के सेक्टर में रोजगार का सृजन होता है, या 4-4 एक्सप्रेसवे बनते हैं, तो ब्राह्मण का विकास अपने आप होता है। ब्राह्मण इस बात को मानता है, जानता भी है। हाँ, जब लूट होती थी किसी जात के लिए अभी पिछली सरकार में, और ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं फिर से अपनी बात के लिए तर्क देता हूँ कि लूट होती थी, ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 5 आयोगों के चेयरमैन अखिलेश यादव के समय में बर्खास्त किए थे, मेंबर सहित। तो उस लूट में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होता था कि पारदर्शी तरीके से जब नौकरी मिलती है तब सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, ये लोग एक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप वोट बैंक किसी जाति या धर्म को बनाएंगे तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये इतिहास कहता है, जो भी उठा ले इस पर मुझसे डिबेट कर सकता है। और रहा बात, देखिए, ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, मुस्लिम आइकॉन में कभी एपीजे का नाम लेते नहीं सुना, बिस्मिल्लाह खान यहीं से आते, उनका नाम लेते नहीं सुनते हम लोग। मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हो रहा है, अतीक अहमद के साथ अन्याय हो रहा है, अब ब्राह्मण को भी उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इनके आख्यान विकास दुबे हो जाएंगे। तमाम डिबेट उस समय सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं डिबेट के दौरान मिलते थे, वो घड़ियाली आंसू बहाते थे। अरे, जो प्रभु राम के भक्तों के जो हत्यारे हों, ब्राह्मण उनकी बात सुन सकता है क्या? ये जो बगल में हमारे बैठे हैं बसपा के साथी, कहते थे वहां क्या बना दिया जाए, नाम भी लेने में शर्म आती है कि मंदिर के स्थान पे क्या बना दिया जाए। और वो तो कहते थे, जो कांग्रेस वाले बैठे हैं वो कहते थे कि राम काल्पनिक है। आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। अरे, कैसे ब्राह्मण है त्रिपाठी जी आप कि राम का विरोध करते रहे, राम मंदिर का विरोध करते रहे? नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहीं बताइए कांग्रेस ने कहीं कहा है कि राम काल्पनिक पात्र हैं? कहीं भी कहा हो तो आप बता दीजिए कि राम काल्पनिक पात्र हैं। मुझे मेरी बात, लेकिन हम राम को राजनीति में घसीटते नहीं है। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, हताशा में मत जाइए त्रिपाठी जी, अपने समय पर आप बोल लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा आपने कि काल्पनिक है, राम से तोड़ देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण के काम के विरुद्ध जाने वालों के साथ ब्राह्मण नहीं जा सकता। वो समाज निर्माण करने वालों के साथ जाएगा, राष्ट्र निर्माण करने वालों के साथ जाएगा। और राम विरोधी कभी समाज निर्माता नहीं हो सकता, राम विरोधी कभी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।